डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई कुछ भी कह ले या कर ले कुछ भी, हम खुद से पहले अपना देश बचाने आए हैं। इस रणभूमि में शायद सांस हमारी भी टूटेगी, पर तुम्हारे प्राण बचाने को हम खुद को निछावर करने आए हैं। वार सभी हम सह लेंगे, पर हार नहीं हम मानेंगे। इस अंधियारे से हम जीतेंगे, फिर देश को रोशन कर देंगे। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। आइए करें उन्हें नमन, जिनके लिए सबसे पहले है वतन। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ, घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू शुक्रिया, गुड जॉब। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स फॉर सेविंग अस। भीम ऐप का प्रयोग करके हम अपने नगद लेन देन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। भीम ऐप के जरिए ब्रॉडबैंड, केबल टीवी, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आसानी से किए जा सकते हैं। साथ ही गैस बिल का भुगतान या हेल्थ इंश्योरेंस भी किया जा सकता है। भीम ऐप से आप लैंडलाइन पोस्टपेड, जीवन बीमा, लोन पेमेंट, मोबाइल पोस्टपेड का पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी से पैसा मंगाना हो या किसी को भेजना हो तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो देर किस बात की, अपने मोबाइल पे भीम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने नगद लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाइए। कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर्ड मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें, ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके।
नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। राजस्थान उच्च न्यायालय से बागी विधायकों पर फैसला रखा गया है सुरक्षित। विधानसभा अध्यक्ष को 24 जुलाई तक कार्रवाई टालने का दिया निर्देश। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी। बैठक में राज्य के सियासी हालात को लेकर हो रही है चर्चा। और आइए आपको सीधे इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां आपको लिए चलते हैं। पर मिलियन पॉपुलेशन है वो 837 हैं, जो कि विश्व के सभी बड़े देशों की तुलना में अभी भी काफ़ी कम हैं। और कुछ देश तो ऐसे हैं जहां भारत की तुलना में 12 या 13 गुना अधिक केस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। अगर हम मृत्यु को देखें पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये 20.4 है भारत में। ये भी विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से है। अनेक देश ऐसे हैं जो आप इस ग्राफ में देख रहे हैं जहां 21 टाइम्स या 33 टाइम्स हायर डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन हैं। ये महत्वपूर्ण स्लाइड है क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब हम कोविड से लड़ाई कर रहे हैं तो एग्रेसिव टेस्टिंग सबसे बड़ा हथियार है। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि WHO के गाइडेंस नोट में ये कहा गया है कि एडिक्वेट टेस्टिंग तब होती है जबकि आप प्रतिदिन 140 टेस्ट प्रति 10 लाख पॉपुलेशन करें और इस दर को लंबे समय तक कायम रखें। सो यू नीड टू डू 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन एंड यू नीड टू कंटिन्यू दिस लेवल ऑफ टेस्टिंग ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो आप देखेंगे कि वर्तमान में भारत में हम 180 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो पर मिलियन टेस्ट का मापदंड है इसको पॉजिटिविटी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। केवल टेस्ट कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आपको ये टेस्ट इस स्तर पर 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन करने हैं ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 10% पर आ जाए पहले चरण में, और जारी रखना है इस स्तर की टेस्टिंग को ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 5% या उससे कम हो जाए। सो दैट इज़ द अल्टीमेट एम, टू मेंटेन दिस लेवल ऑफ टेस्टिंग एंड टू ब्रिंग पॉजिटिविटी डाउन टू 5% इवेंचुअली और इवन लोअर देन दैट। ये जो अगली स्लाइड है इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि आज भी भारत में 30 राज्य और यूनियन टेरिटरीज संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी भारत की जो पॉजिटिविटी का औसत है उससे कम है। सबसे नीचे भारत की पॉजिटिविटी है देश की विच इज़ 8.07। ये भी डायनेमिक फिगर है, प्रतिदिन ये बदलता है, तो हम आपको लेटेस्ट आंकड़ा दिखा रहे हैं। और ये वो राज्य हैं, कुछ राज्य, क्योंकि 30 राज्य हम आपको इस स्लाइड में नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो बड़े राज्य हैं जहाँ की पॉजिटिविटी देश की पॉजिटिविटी से कम है। और जैसा मैंने पहले आपके समक्ष निवेदन किया कि आप 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन तो करें ही, लेकिन एम ये होना चाहिए कि इसके साथ पॉजिटिविटी पहले 10% पर लाएं अगर ज़्यादा है, और फिर धीरे धीरे उसको 5% पर या उससे कम लाएं। तो ये वो राज्य हैं जिन्होंने कि अलग अलग मात्रा में इस लक्ष्य को पाया है। ये स्लाइड मैं आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो 4,02,529 का आंकड़ा है ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये देश का वास्तविक कोविड लोड है।
the actual load of disease as on date in the country is 4,02,529 और दूसरी तरफ वो 7,24,000 के लगभग लोग हैं जो कि ठीक हो गए, भले चंगे हो गए, अपने घर चले गए, रिकवर कर गए हैं। तो जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो ऐतिहासिक आंकड़ों में हमें उलझना नहीं चाहिए, हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए एक्टिव केसेस की संख्या पर, क्योंकि वो केसेस हैं जो या तो अस्पताल में हैं और हमारे हेल्थ सिस्टम की एफिशिएंसी का इम्तहान उन केसेस के ठीक होने से है, या ये वो केस हैं जो घरों पर हैं, होम आइसोलेशन में हैं और उनकी भी मेडिकल निगरानी की जा रही है। उसके भी अलग अलग तरीके हैं जो हम आगे आपसे विमर्श करेंगे। तो महत्वपूर्ण आंकड़ा 4,02,529 का है जो एक्टिव केसेस हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे एक्टिव केसेस, डेथ और रिकवर्ड केसेस, ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं। आप देखेंगे कि जो नीला हिस्सा है इस ग्राफ का वो केसेस हैं जो एक्टिव केसेस हैं, यानी जो केस या तो अस्पताल में हैं या घरों में होम आइसोलेशन में हैं। जो हरा हिस्सा है वो दिखाता है जो लोग डिस्चार्ज हो गए, रिकवर करके घरों पर चले गए, और जो बीच में लाल हिस्सा है वो डेथ्स का है, वो मृत्यु जो अनफॉर्चुनेट हुई इस बीमारी से, उसको दिखाता है। आप देखेंगे कि निरंतर जो नीला क्षेत्र है ग्राफ का वो घट रहा है और जो हरा एरिया है ग्राफ का वो बढ़ रहा है, यानी रिकवरी दिनों दिन तेज़ी से बढ़ रही है और एक्टिव केसेस की संख्या दिनों दिन कम हो रही है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो लोग आपके पॉजिटिव होते हैं और एक्टिव केसेस में आते हैं उनमें से कितने की ज़िंदगी, कितनों का जीवन हम अपनी वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत बचा नहीं पाते, उसको हम केस फर्टिलिटी रेट से उसका आकलन करते हैं। और आप ये देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम the case fertility rate has dropped significantly to 2.43%, and this is a tribute to our frontline healthcare workers, our doctors, our nurses, our paramedical workers and other caregivers। ये उन सब के डेडिकेटेड और सम्मिलित प्रयासों का फल है कि आज भारत जैसे बड़े देश का, जहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की अक्सरह उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, तो सीमित संसाधनों के होते हुए भी अगर इतने बड़े देश में केस फर्टिलिटी रेट को 2.43% पर सीमित किया जा सका, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल वर्कर्स का है। एक रोल एम्स न्यू दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस का भी है, जिन्होंने कि आगे बढ़कर विभिन्न जो देश के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं उनको इंगेज किया, उनके क्लिनिशियंस, उनके आईसीयू के डॉक्टर्स उनके साथ टेली कंसल्टेशन किया, हफ्ते में 2 दिन करते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से मरीजों की बेहतर देखभाल की जाए जिससे इस केस फर्टिलिटी रेट को और कम किया जा सके। जब हम ये कहते हैं कि देश का केस फर्टिलिटी रेट क्या है 2.43, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अनेक राज्य और अनेक संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की केस फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से भी कम है, उनका भी जिक्र यहाँ हमने किया है। और ये भी एक संतोष की स्थिति है कि ये वो राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जहाँ 1000 या उससे अधिक केस रिपोर्ट हुए और तब उनका फर्टिलिटी रेट इतना है। जहाँ मान लीजिए केवल 100 ही केस हैं या 200 केस हैं, संभवतः वहाँ केस फर्टिलिटी रेट की तुलना राष्ट्रीय औसत से करना उचित नहीं होगा। इसलिए हमने आपको वो तुलना दिखाई है ऐसे राज्यों की और ऐसे यूटीज़ की जहाँ 1000 या 1000 से ज़्यादा केसेस हैं, उसके बावजूद उनका केस फर्टिलिटी रेट देश के केस फर्टिलिटी रेट से बहुत कम है। तो ओवरऑल ये मेरी अंतिम स्लाइड थी। ओवरऑल मैं धन्यवाद। ओवरऑल ये निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक देश ने कोविड-19 के मामलों को रिलेटिवली वेल
अच्छे तरीके से हैंडल किया है। भारत सरकार या भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का सहयोग सभी राज्य सरकारों को मिल रहा है। समय समय पर हमारी टीमें राज्य सरकारों के साथ संवाद करती हैं। ये टीमें राज्य सरकारों का भ्रमण भी करती हैं और उन्हें दिशा निर्देश देती हैं। जो भी निर्णय मंत्रालय के स्तर पर लिए जाते हैं उसमें डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स और जो साइंस और एविडेंस बेस्ड इनपुट्स आते हैं उसके आधार पर निर्णय होते हैं। ऐसा ही एक साइंस बेस्ड इनपुट और डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट के द्वारा की गई एक्सरसाइज का उदाहरण दिल्ली का सेरो सर्विलेंस है जो आपके समक्ष प्रस्तुत आज किया जाएगा। तो अभी तक जो हमारे अनुभव रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि अगर हम इफ़ेक्टिव कंटेनमेंट, इफ़ेक्टिव सर्विलेंस, हाउस टू हाउस सर्च फॉर एक्टिव केसेस, एग्रेसिव टेस्टिंग के बाद उनका आइसोलेशन, प्रॉम्प्ट आइसोलेशन और एफिशिएंट ट्रीटमेंट, इन चीज़ों पर ध्यान दें तो उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। डायरेक्टर एनसीडीसी प्लीज। धन्यवाद और सभी लोगों को नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष एक साइंटिफिक स्टडी सीरो प्रेवलेंस पे जो दिल्ली की आबादी के ऊपर की गई थी उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि आप सभी इस बात से जानकारी रखते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। अगर कोई भी संक्रमण चाहे वायरल हो, बैक्टीरियल हो या किसी और पैरासिटिक हो, वो बॉडी में दो प्रकार के रिस्पॉन्स जनरेट करता है। पहला है एंटीजन रिस्पॉन्स और दूसरा है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। यह हमें समझना बहुत आवश्यक इसलिए है कि जो कोविड-19 के इन्फेक्शन में हम रिस्पॉन्स देखते हैं, पहला रिस्पॉन्स हम मेजर कर पाते हैं वो है हमारा एंटीजन रिस्पॉन्स, जिसको पकड़ने के हमारे पास दो प्रकार के टेस्ट आज की तारीख में मौजूद हैं। पहला है RT-PCR टेस्ट, जो कि सभी लोग जानते हैं। हम लोग शुरू से उसको निरंतर अपने उसमें बढ़ाते जा रहे हैं और आज देश में इसके 1000 से ऊपर भी टेस्टिंग सेंटर्स मौजूद हैं। दूसरा है हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है और जिसके तहत हम लोग जो टेस्ट का रिजल्ट हम लोग करीब 24-48 घंटे में भी पा रहे थे, वो आज इस टेस्ट के द्वारा मात्र आधे घंटे में पता लग सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी वो है, संभ्रांति है कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी RT-PCR के मुकाबले थोड़ी कम है। तो पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव को अगर उनको सिम्टम होते हैं तो दोबारा टेस्ट किया जाता है। इन दोनों टेस्टों का एक उपयोग यह है कि व्यक्ति के ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट में सहायक होते हैं। ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये व्यक्तिगत रूप से हमको ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में सहायक के रूप में कार्य करते हैं दोनों टेस्ट। दूसरा हमारा टेस्ट है एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। ये हमारा टेस्ट है जो कि हम सीरो सर्विलेंस कहते हैं और सीरो सर्वे स्टडीज में इसको उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है एक कम्युनिटी प्रेवलेंस और कम्युनिटी इन्फेक्शन का प्रेवलेंस एट कम्युनिटी लेवल और पॉपुलेशन लेवल असेसमेंट का ये हमारा एक मापदंड माना जाता है। अगर हम इसका देखें कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और यह आवश्यकता क्या है साइंटिफिक स्टडीज़ में, तो हम जहाँ तक मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर देना चाहूँगा कि हम कोई सा भी सर्विलेंस नेटवर्क लगाएं, कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोग इन्फेक्शन से जो संक्रमित होते हैं या जो इन्फेक्शन को एक्सपोज होते हैं वो हमारे सर्विलेंस के दायरे से छूट जाते हैं। और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो लोग एक तो वो इंक्यूबेशन पीरियड में हो सकते हैं, दूसरे वो एसिम्प्टोमेटिक फेज में हो सकते हैं, तीसरे वो प्री सिम्प्टोमेटिक फेज में हो सकते हैं, और तीसरा चूंकि हमें वायरल लोड बिल्टअप होने में हमारे अपने शरीर की अपनी क्षमता होती है, जिसके अनुसार शहने वायरस का हमारे शरीर में एक लेवल बढ़ता है, और जब वो लेवल एक टेस्ट को पकड़ में आने की सेंसिटिविटी के दायरे में आता है तभी वो टेस्ट उसको पकड़ पाता है। तो इस प्रकार कुछ लोग हमारे इसके दायरे से बाहर रहते हैं। वो बर्डन हमको असेस करने के लिए और वो बर्डन हमको बताता है कि हमारी पॉपुलेशन में किस हद तक एक वायरस का एक्सपोजर हो गया है। तो इसी को हमने डिटेल में जानने के लिए ये सीरो सर्वे किया। आप सभी को जानकारी है कि इससे पूर्व एक ICMR ने सीरो सर्वे किया था
जिसमें कि उन्होंने पूरे देश में सर्वे किया था और 0.07 प्रेवलेंस निकला था। ये दो प्रकार का सर्वे था। पहला था जिसमें सिटीज को जीरो प्रेवलेंस, मिनिमम प्रेवलेंस और मीडियम और मैक्सिमम प्रेवलेंस में क्लासिफाई किया था, और दूसरा था हैवी प्रेवलेंस डिस्ट्रिक्ट्स को, सिटीज को, जिसमें कि जब बहुत ज्यादा प्रेवलेंस था उनके सिर्फ कंटेनमेंट जोन में किया गया था। तो इसी प्रकार दिल्ली में ये सर्वे सिर्फ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कंटेनमेंट जोन में किया गया था, और वहां पर यह सर्वे हमको ये बताता था कि यहां पर प्रेवलेंस या वायरस का एक्सपोजर एक लेवल से आगे हो चुका है। तो इसी को पूरी तरह एस्टिमेट करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव था कि दिल्ली की पॉपुलेशन में इन्फेक्शन प्रेवलेंस अमंग जनरल कम्युनिटी कितना हुआ है, ये जानने के लिए हमने ये सर्वे किया था। अब जैसे कि सर्वे के उसके रिजल्ट के बारे में जाऊं तो मैं आपको दो प्रकार की बातें बताना चाहूंगा कि सीरो सर्वे और जो एंटीबॉडीज का हमारे शरीर में जो जनन होता है या जो उसका आगे बढ़ाव होता है, वो पहले हमारा रिस्पॉन्स, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स IgM जनरेट करता है। ये एंटीबॉडी चौथे से पांचवें दिन और 5 से एसिम्प्टोमेटिक में 7वें दिन आ जाती है हमारे शरीर में। तो इस एंटीबॉडी का ये प्रकार होता है कि ये एक्टिव इन्फेक्शन को दर्शाती है और 5 से लेके 21वें दिन तक इसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। 21वें दिन से ये ग्रेजुअली नीचे आना चालू हो जाती है। तो हमको अगर इसकी प्रेजेंस मिलती है तो ये हमको एक्टिव इन्फेक्शन दिखाती है, लेकिन चूंकि ये जल्दी राइज होती है और जल्दी फॉल होती है, इसलिए हमको टोटल एक्सपोजर के बारे में इसमें उतनी जानकारी नहीं मिल पाती। इसी के साथ एक दूसरा एंटीबॉडी रिस्पांस होता है जो कि IgG होता है। यह रिस्पांस थोड़ा सा लेट जनरेट होता है 14वें से 15वें दिन के दौरान, और इसकी एक सस्टेन्ड लॉन्गेविटी होती है, कुछ लंबे समय तक ये रहता है। चूंकि ये इन्फेक्शन एक नए वायरस के द्वारा है, ये मैं यहां पे आप लोगों को इसलिए हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि कितने समय तक ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रहती हैं, इसके बारे में अभी डिटेल साइंटिफिक स्टडी के लिए उतना समय साइंटिस्ट को नहीं मिल पाया है। तो ये हमें शने शने पता चलेगा कि इस एंटीबॉडी का हमारे रक्त में कितने समय तक मौजूद या प्रेजेंस रहती है, ये जानने के लिए। अब मैं इसके थोड़े से नतीजों के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो हमें नतीजा बेसिकली मिला है वो मिला है, ओवरऑल हमारा प्रेवलेंस है 22.86। ये हमारा प्रेवलेंस है एडजस्टेड प्रेवलेंस। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो टेस्ट हमने उपयोग किया है एलाइजा टेस्ट, और एलाइजा टेस्ट ICMR ने उसको वो किया था और स्टडी की थी, और उसकी सेंसिटिविटी पाई थी 92.1 सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी थी 97.7। मतलब कुछ लोग इस सेंसिटिविटी के दायरे से अलग थे। तो इसको हमने जो आपने प्रेस में रिलीज में भी देखा होगा 23.48% जो प्रेवलेंस था, उस प्रेवलेंस को इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के साथ एडजस्ट करके हमने ये प्रेवलेंस किया है, और यही हमारा इस स्टडी के दौरान ट्रू प्रेवलेंस माना जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट, 11 में से 8 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में जिनका सीरो प्रेवलेंस 20% से ज्यादा आया है। इसमें सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी 27% के आसपास इनमें प्रेवलेंस मिला है। मतलब ये हमको इंगित करते हैं कि यहाँ पर वायरस का एक्सपोजर यहाँ की पॉपुलेशन को, एक 27% पॉपुलेशन को ऑलरेडी तकरीबन हो चुका है। यही आपको ग्राफ के द्वारा भी दिखाई पड़ जाएगा। अगर हम इसके बाद हम ये अगर इसके ऑब्जर्वेशंस को कंपाइल करने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि ये हमको 8 डिस्ट्रिक्ट्स में 20% से ज़्यादा है, और ये हमको एक बात और ध्यान दिलाता है जो कि मुख्य स्टडी की जो हम कम्युनिटी प्रेवलेंस की बात करते हैं, वो ये है कि 6 महीने हमारे आज की तारीख में इस आउटब्रेक से हो चुके हैं लड़ते हुए, और दुनिया में इस वायरस का एक्सपोजर 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखें तो हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन 22.86% ही आज की तारीख में इससे एक्सपोजर हुआ है या संक्रमित हम उसको मान सकते हैं। इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि हमारे लॉकडाउन वाले मेजर्स और जो कंटेनमेंट मेजर्स एक एग्रेसिव रूप से लिए गए, जिससे कि शुरुआत से ही हम लोग एक इसको इन्फेक्शन को एक उग्र रूप लेने से रोक पाए, वो एक हमको इसकी सफलता की ओर भी ध्यान दिलाती है। और साथ ही एक और बात जो मुख्य है वो है 77% जनता और 77% आबादी हमारी दिल्ली की आज भी वल्नरेबल है। मतलब कि वो इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है, जिनको अभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है।
इसमें मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो कोमॉर्बिड कंडीशन से भी संक्रमित है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे जो नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स जो कि हम एग्रेसिव रूप से शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं आज के, वो हमको आगे भी उसी संक्रमितता से और इसी संलग्नता से आगे फॉलो करने हैं, जिसमें मुख्य है फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसमें कहा जाता है 2 गज की दूरी, यूज ऑफ मास्क, अप्रोप्रिएट मास्क हम लोग यूज करें। तीसरी चीज, हैंड हाइजीन को हम लोग पूरी तरह से फॉलो करें, कफ के एटिकेट्स को फॉलो करें। ये हमारे कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनके द्वारा हम इस संक्रमण को अपनी अगली आबादी में फैलने से रोक पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर पॉल प्लीज। धन्यवाद। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आप सबके सामने एक साइंटिफिक स्टडी। ऐसी स्टडीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम देख सकें कि ये पैंडेमिक किस तरफ बढ़ रही है, कितनी पॉपुलेशन को इसने अफेक्ट किया है, हमें लेसन्स क्या मिले हैं। तो जो 4 बिंदु मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो इतना अच्छा एफर्ट किया है एनसीडीसी ने दिल्ली सरकार के साथ मिलके, उसको ये उभार के आपके सामने आता है। उससे सबसे पहले है कि ये जो आज हम पिक्चर देख रहे हैं, 23% के लगभग ओवरऑल दिल्ली की पॉपुलेशन में संक्रमण हो चुका है और एंटीबॉडीज़ बन गए हैं। अगर उसकी हम पिक्चर देखें कि ये कब का है, ये जो प्रेवलेंस आई है ये किस डेट्स की हैं, तो ये ज़रूरी है जानना कि हमारा सर्वे जो हुआ था वो 27 जून से लेकर 10 जुलाई के भीतर हुआ था। डेटा कलेक्शन जो थी 5 जुलाई तक थी। तो ये लगभग हमें जो पिक्चर पेश करता है ये 3rd वीक ऑफ जून की करता है। 18-19 जून को जो सीन था ये उसको उद्धरित करता है। एंटीबॉडी बनने में, जैसे बताया गया, डॉक्टर सुजीत ने अच्छी तरह से पिक्चर के साथ समझाया आपको, आईजीजी एंटीबॉडी के लिए लगभग 14 दिन लगते हैं। तो लेकर चलिए कि ये 20 जून 19 जून के आसपास जो पिक्चर थी, उस समय अगर आपको ध्यान होगा तो बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे। 3000 से भी ज़्यादा केस पर डे लगभग हो रहे थे और उसके बाद में धीरे धीरे बदलाव आया और आज हम एक अच्छी पोजीशन तक पहुँचे हैं। तो पहला है कि ये किस समय को डिपिक्ट करता है, ये हमें उससे हमें मदद मिलती है सारी इस चीज़ को समझने के लिए। और ये एक जनरल दिल्ली का सीन है और बहुत बड़ा सर्वे किया गया, 20,000 से भी ज़्यादा व्यक्तियों का सर्वे किया गया और इसलिए हमें ये बहुत रोबस्ट डेटा है। इसको हमें जिसको समझ के हम इस्तेमाल करेंगे अपने डिजीज़ कंट्रोल में भी और सिटीजन्स को भी इसका पता होना चाहिए कि हम किस तरह से इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा दूसरा मुद्दा है और दूसरा पॉइंट यह है कि देखिए 6 महीने के बाद भी एक ऐसे शहर में जिसकी की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, घने एरियाज़ भी हैं, हमारे पेरी अर्बन पॉपुलेशन भी है, तो उसमें भी जो संक्रमण पहुंचा है वो 22-23% लोगों तक ही पहुंचा है। अगर इस तरफ से देखें, पहले क्लास अगर हम कहें कि किस तरफ है, तो ये दिखाता है कि जो मेहनत दिल्ली के वासियों ने करी, जो सरकार ने करी, जो अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाई गई, वो इस बीमारी को सीमित करके रखा। बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन जो है वो बची हुई है और ये हमें श्रेय देना पड़ेगा हम सब जनता का सबसे पहले। और इसके अलावा जो कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी सरकार ने अपनाई और मंत्रालय ने और एनसीडीसी ने दिल्ली सरकार के साथ, एमसीडी के साथ मिलकर जो चलाई, उससे हम उस तक सीमित कर सके कि आगे इन्फेक्शन नहीं हो। ये दिखाता है कि अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो पेंडेमिक को पकड़ में रखा जा सकता है और ये हमें कॉन्फिडेंस देता है अपनी स्ट्रैटेजी में और अपनी अप्रोच में। और इस टाइम तक आप ख्याल रखिए कि 6 महीने हो चुके हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फैसला जो लॉकडाउन का हुआ था उसका भी श्रेय, उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसका गेन भी दिखाई देता है। उसके साथ साथ जो तैयारी हुई, कंटेनमेंट हुई, उसके प्रोसीजर्स हुए, वो सब कुछ उसको दर्शाता है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम पीछे देखें तो ये वो सिचुएशन थी जिसमें कि हमारा अभी बीमारी, डिजीज़ एक्सेलरेट हो रही थी। 20, 22, 21 जून तक ग्राफ दिल्ली का तो था वो बढ़ रहा था। उसके बाद
उसके बाद ये सब कुछ होते हुए भी और लाइफ नॉर्मल चलते हुए भी कोई नई रिस्ट्रिक्शन नहीं लाई गई, जब और तेज़ी लाई गई डिसीज़ कंट्रोल के लिए तो उसका असर दिखा। तो जो जिस वजह से, जिन वजहों से हमने इसको सीमित किया, उनको जब और भी पक्का किया गया, उसका रिव्यू लेने के बाद जुड़ के एक मेहनत की गई, तो हमें रिजल्ट मिला कि हम उस संक्रमण को और भी दबा सकते हैं। और आज कहाँ पे लगभग 3800-3900 पर डे केसेस हो रहे थे, आज 1000 से नीचे केसेस हो रहे हैं। ये भी दिल्ली ने करके दिखाया। तो ये भी हमें कॉन्फिडेंस देता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उभर के आ रही है इन टर्म्स ऑफ डिजीज कंट्रोल, दैट व्हेन यू वर्क इन अ सिस्टमैटिक वे बाय कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, बाय टेस्टिंग, बाय कंटेनमेंट, बाय आइसोलेशन, बाय क्वारंटाइन, और एकजुट होकर उसको आप लागू करते हैं तो असर दिखाई देता। और इसके साथ साथ नॉर्मल ज़िंदगी को जीते हुए हम सब जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके सस्टेन कर पाए हैं, उसका श्रेय भी उसको चीज़ को जाता है। तो ये एक जो स्टोरी लाइन है, उसको आगे जो हुआ है उसमें जो कॉन्फिडेंस हमें दिखाई देता है एक कलेक्टिव अप्रोच का, वो भी इसमें चिन्हित हुई है जब हम आज इस सर्वे को देखते हैं। मेरा लास्ट पॉइंट है जो कि शायद सबसे महत्वपूर्ण है। अब याद रहे कि अभी भी 77% हम सब संक्रमित नहीं हुए हैं। संक्रमण हो सकता है। वायरस को वो सब व्यक्ति पसंद हैं जिनके अंदर अभी संक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि वो वहाँ पहुँचेगा। और 77% जो है नंबर बचा हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन हमें ये कोई गारंटी और लाइसेंस नहीं देता कि हम जो अपना चौकन्नापन है, जो हम अपने आप को केयर करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, मास्क की बात है, कफ एटिकेट की बात है, थूकना नहीं है इसकी बात है, आरोग्य सेतु अपनाना है, अपने एल्डरली को और वल्नरेबल कोमॉर्बिड वाले जो भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बचा के रखना है। वो सारे ही मुद्दे हमें अभी और चौकसी से और ज़ोरों से आगे चलना है लेके, क्योंकि कभी भी ये वायरस इंडिविजुअल को, नंबर तो एक चीज़ होती है, लेकिन जब कि इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है तो जो उसका हश्र हो सकता है वो हमें और उसके फैमिली पे जो असर पड़ सकता है उसको हमने और अपने आप को और दूसरों को, व्यक्तियों को, परिवारों को, कम्युनिटीज़ को बचाना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन ये है कि अभी तक कंटेन कर सके हैं, स्ट्रैटेजी काम करती है और कंटेनमेंट में आगे जो इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स दिखाई दिए जा रहे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, वो एक्सप्लेन भी हो रहे हैं कि जब हम एफर्ट करते हैं ये सब संभव होता है। लेकिन आगे अभी भी हमें याद रखना है कि प्रिकॉशंस भी रहेंगी और जो डिजीज़ कंटेनमेंट के एफर्ट हैं उसमें भी कोई कमी नहीं हो सकती, और भी तेज़ी लाई जाएगी, और भी ऊर्जा उसमें डाली जाएगी, और सब मिल के जनता, सिटीजन्स, एमसीडी, दिल्ली सरकार और यूनियन गवर्नमेंट मिल के इस बीमारी को कंट्रोल में लाएंगे और हम कोरोना के अगेंस्ट इस फाइट को हम जीत के दिखाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन हमने एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत करी है। बिफोर आई क्लोज, आई वुड लाइक टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थ्रू यू, टारगेटेड टू आवर डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। जैसा कि सेक्रेटरी महोदय ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हमारा देश में मोर्टेलिटी रेट इस बीमारी का अमंग द लोएस्ट है, लेकिन हमने उसको और भी नीचे लाना है अपनी क्वालिटी ऑफ केयर दे के। तो इस उपलक्ष्य में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नीति आयोग के साथ मिलकर एक नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन कोविड-19 का एक प्रोग्राम शुरू करना है कल से, जिसमें कि उम्मीद यह है कि उस रिमोट और वीडियो सिस्टम के साथ आउटरीच जो होगा वो हम उम्मीद करते हैं कि हर डॉक्टर जो जहां भी है हमारे देश में, बड़े शहर में, छोटे शहर में, कस्बे में, जहां भी वो काम कर रहे हैं, उनका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है कोविड-19 की, सीरियस मरीजों की, वो हम उनके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बदलती रहती है। इसलिए एक प्रक्रिया चालू कर रहे हैं कि हम नेशनल ग्रैंड राउंड्स करेंगे, क्लिनिकल बातें करेंगे, और वो जो एक्सेस है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। covid.aims
covid.edu/CGR। रिपीट कर रहा हूं, covid.aims.edu/CGR। मैं चाहूँगा कि हमारे सारे ही डॉक्टर भाई बहन सारे देश में इस सिस्टम के साथ, इन इवेंट्स के साथ, इन ग्रैंड राउंड्स के साथ जुड़ें, ताकि जैसे जैसे हमें इस बीमारी को टैकल करने की समझ बढ़ती जा रही है वो डिस्कस हो, आपके सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स होंगे एम्स के बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की, वो भी जुड़ेंगे। तो ये एक मुहिम की तरह हम आउटरीच करने की प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सब लोग इसमें जुड़ें। लेकिन आज हम एक साइंटिफिक स्टडी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उससे जो हमने सीखा है उसको संजोएंगे और उसको लेके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।